नमस्कार। कलाम एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आदाब, आभार, इस्तकबाल, खैर मकदम है। मैं हूं विवेक। एक बेहद महत्वपूर्ण कक्षा लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर हूं और इस कक्षा में हम आपके सिलेबस की फर्स्ट यूनिट डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रिय साथियों, इससे पहले कि हम प्रथम यूनिट के ऊपर विचार करें, विमर्श करें, एक चीज़ मैं यहाँ पर आप सभी को बताना चाहूँगा और बहुत सिलसिलेवार स्पष्ट करना चाहूँगा कि आपका जो सिलेबस है उसमें जो फर्स्ट यूनिट है उसमें ज़्यादातर चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, या फिर मैं अगर आम भाषा में बात कहूँ तो हमें उन्हें रटना पड़ेगा। तो इस यूनिट का नाम होता है शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान से जुड़े हुए वो तमाम पहलू जो हमें जानने चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान। अब इसको अमूमन फर्स्ट यूनिट होने के बावजूद हम लास्ट में क्यों ले रहे हैं, उसके पीछे कारण यह है प्रिय विद्यार्थियों कि शिक्षा मनोविज्ञान को पढ़ते समय, इसके क्षेत्रों को समझते समय, इसके उद्देश्यों को समझते समय ये बातें आएंगी कि इसमें वृद्धि का, विकास का अध्ययन होता है, विकास के आयाम का अध्ययन होता है, अधिगम के सिद्धांतों का अध्ययन होता है। और ये चीजें जब हम पहले से पढ़ चुके हैं तो हमें इसको समझने में ज्यादा आसानी होगी। इसलिए हम आज से शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित जो आपके फर्स्ट यूनिट का कंटेंट है उसको जानेंगे। अब शिक्षा मनोविज्ञान को समझा कैसे जा सकता है उसका मैं यहां पे ब्यौरा देना चाहता हूं। क्योंकि हम शिक्षा मनोविज्ञान को समझ रहे हैं तो पहले हमें समझना पड़ेगा शिक्षा को। शिक्षा यानी कि एजुकेशन। एजुकेशन को समझने के बाद हम समझेंगे मनोविज्ञान को, इसकी उत्पत्ति, इसका इतिहास, इसके संप्रदाय, इसकी अवस्थाएं। और मनोविज्ञान को समझने के बाद जिसको हम कहते हैं साइकोलॉजी, हम मनोविज्ञान की इसी अनुप्रयुक्त शाखा की बात करेंगे, इसी अप्लाइड ब्रांच की बात करेंगे जिसे कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। तो सबसे पहले हम इन चीजों को देखेंगे, फिर शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति को जानने की कोशिश करेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के क्या क्या क्षेत्र हैं, स्कोप है, क्या उसकी प्रकृति है, क्या उसके एम है, उद्देश्य है। ये सारी चीजें हम इसके अंदर जानने की चेष्टा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए साथियों, सिलसिलेवार समझने की कोशिश करते हैं। समझना कुछ नहीं है, देसी भाषा में बात कहूं तो हमें बस चीजों को मेमोराइज करना है। बहुत सी परिभाषाएं हैं, बहुत से फैक्ट्स हैं जिनको याद रखना है। सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा की। शिक्षा जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं एजुकेशन। हमारे भारत में यह कहा जाता है विद्या ददाति विनयम विनयादयाति पात्रताम पात्रत्वा धर्मापनोति धनात् धर्मम ततत् सुखम। विद्या वो है जिससे विनम्रता आती है, विनयादयाति पात्रताम, विनम्रता से व्यक्ति पात्र बनता है, सुपात्र बनता है। पात्रत्वा धर्मापनोति, जो सुपात्र होता है उसके पास धन होता है, और धना धर्म ततत् सुखम, और जिसके पास धन होगा उसे ही सुख मिलेगा। अंग्रेजी में ये एजुकेशन कुछ इसी से संबंधित बात की पुष्टि करता है और उसको ही जानने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट, जैसा कि मैंने बताया, शिक्षा अंग्रेजी के शब्द एजुकेशन का हिंदी रूपांतरण है। यानी पहला पॉइंट जो हमें याद रखना है वो ये कि शिक्षा अंग्रेजी के एक शब्द एजुकेशन से आया है। अब इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के एक शब्द एजुशियर से होती है। इसको कई किताबों में एजुकेयर भी लिखा गया है, लेकिन इसकी उत्पत्ति जो एजुशियर या एजुकेयर से हुई है उसको लेकर एक पूरा ऐतिहासिक दृष्टिकोण है, उसको मैं स्पष्ट करने की कोशिश करता हूं। दरअसल शुरुआती दौर में यह माना जाता था कि इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के एक शब्द एजुकेटम से हुई है। एजुकेटम, ई, जिसका मतलब अगर हम लैटिन भाषा से हिंदी में रूपांतरित या ट्रांसलेट करने की कोशिश करें तो इसका मतलब होता है आंतरिक। यूको, जिसका मतलब होता है आगे बढ़ना। मतलब हमारे जो आंतरिक गुण हैं उन आंतरिक गुणों को ही हम बाहर प्रकाशित करें, उन आंतरिक गुणों को ही बाहर प्रदर्शित करें, वो आंतरिक गुण ही परिष्कृत रूप में हमारे सामने आए, वही एजुकेशन है। लेकिन आप जानते हैं कि एजुकेशन में, शिक्षा में केवल आंतरिक नहीं बाहरी गुणों का भी समावेश होता है।
वातावरण से भी व्यक्ति चीजें सीखता है, परिस्थिति जन्य चीजें भी सीखी जाती है। ऐसे में इसकी उत्पत्ति को एजुकेटम नहीं एजुसियर शब्द से माना गया है। एजुसियर इसका मतलब होता है वही गुणों को बाहर लेके आना। अगली स्लाइड में यही जानते हैं, पोषित करना, विकसित करना, अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालना। और अंतर्निहित से यहां अभिप्राय आंतरिक तो है ही, एजुसियर का मानना है कि बाहरी गुणों को भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया है। तो आंतरिक और बाह्य गुण शक्तियों को प्रकट करना। भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो हम जिस शिक्षा शब्द को पढ़ते हैं, आप जिसे शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं, वो संस्कृत की शिक्ष धातु से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है सीखना। शिक्ष धातु जिससे शब्द बना है सीखना। आइए आगे बढ़ते हैं और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को जानने की कोशिश करते हैं। ये परिभाषाएं आपको जो साथ में पीडीएफ प्रोवाइड होगी, जैसे ही ये टॉपिक पूरा हो जाएगा आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। उस पीडीएफ में ये सारी परिभाषाएं लिखी हुई होंगी और जितनी मैक्सिमम पॉसिबल परिभाषाएं हो सकती है मैंने यहां पर संकलित करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। और ये सारी परिभाषाएं आपको पीडीएफ में मिल जाएंगी, तो आपको उन्हें याद करना है बस। प्लेटो की परिभाषा है शिक्षा को लेकर कि शिक्षा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास की प्रक्रिया है। और मैं भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो शिक्षा का मतलब सीखना है। सीखना विकास की प्रक्रिया है। ये एक वुडवर्थ का कथन भी है, जो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड दोनों में आया हुआ एक बार क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है, सीधा सीधा आया हुआ है। और आप देख सकते हो कि वुडवर्थ का वो कथन एक तरह से प्लेटो के इस कथन की ही पुष्टि करता है कि शिक्षा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास की प्रक्रिया है। उसके बाद आते हैं पेस्टोलॉजी की परिभाषा। पेस्टोलॉजी जिन्होंने बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक आंदोलनकारी के रूप में और बड़ा ही गंभीर कार्य किया है। पेस्टोलॉजी कहते हैं शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक, समन्वित, प्रगतिशील विकास है। शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक, समन्वित और प्रगतिशील विकास है। स्वाभाविक भी है, समन्वित भी है और प्रगतिशील विकास भी है। कौन? शिक्षा, मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हम रेमंड की एक परिभाषा को जानने की कोशिश करते हैं। रेमंड कहते हैं कि शिक्षा विकास की वह प्रक्रिया है। अब यहां से एक चीज तो स्पष्ट हो गई कि शिक्षा कुछ और नहीं है, मनुष्य को विकसित करना है। मनुष्य का विकास होना ही शिक्षा है। अब इस बारे में बात करते हैं। शिक्षा विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य बचपन से प्रौढ़ता की ओर प्रगति करता है। शिक्षा विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य बचपन से प्रौढ़ता की ओर प्रगति करता है। ट्रो का कथन जानने की कोशिश करते हैं। ट्रो कहते हैं कि शिक्षा नियंत्रित वातावरण में मानव विकास की प्रक्रिया है। नियंत्रित वातावरण में। अब यहां पर नियंत्रित वातावरण का क्या मतलब है साथियों? यूं तो हम जानते हैं कि एजुकेशन जो है, सीखना जो है, वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। लेकिन जब मैं औपचारिक शिक्षा की बात कर रहा हूं तो औपचारिक शिक्षा का मतलब हो गया विद्यालय। और विद्यालय का एक कुशल, प्रबंधित, अनुशासित और नियंत्रित वातावरण होता है। और इसी अनुशासित, नियंत्रित वातावरण की बात यहां पर हो रही है कि नियंत्रित वातावरण में मानव के विकास की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? शिक्षा। आइए अब गांधी जी का कथन देखते हैं। गांधी जी के कथन से पहले फ्रेंडसन का कथन देख लेते हैं। आधुनिक शिक्षा का संबंध, फ्रेंडसन कहते हैं आधुनिक शिक्षा, मॉडर्न एजुकेशन जो है, आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी, आप वहां से परिभाषाएं नोट डाउन कर सकते हैं। ज्यादा बात आज के इस लेक्चर में परिभाषाओं की ही होगी, ठीक है। आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण से है। व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण से जिसका संबंध है वो है आधुनिक शिक्षा। डमविल का कथन देखते हैं। डमविल कहते हैं कि अपने व्यापक अर्थ में शिक्षा में वे सब प्रभाव सम्मिलित होते हैं जो व्यक्ति पर उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक पड़ते हैं। जो व्यक्ति पर जन्म से लेकर मृत्यु तक पड़ते हैं। मैंने जब आपको वृद्धि और विकास वाला टॉपिक पढ़ाया था तब मैंने एक बात कही भी थी, आपको शायद याद होगा।
मैंने कहा था कि मनोविज्ञान के अंदर गर्भावस्था भी पढ़ी जाती है, लेकिन चूंकि हम शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ते हैं, हमारे डिस्कोर्स का, हमारे कोर्स का, हमारे कंटेंट का हिस्सा शिक्षा मनोविज्ञान है, ऐसे में हमें जन्म से लेकर ही जो अवस्थाएं हैं, जैसे सबसे पहले शैशव वो सब पढ़नी होती है। और इस बात को डम्बिल का ये कथन भी इसका समर्थन कर रहा है कि अपने व्यापक अर्थ में शिक्षा में वो सब प्रभाव सम्मिलित होते हैं जो व्यक्ति पर उसके जन्म से मृत्यु तक पड़ते हैं। फिर एक यूलिच की परिभाषा है जो हमें देखनी चाहिए। यूलिच कहते हैं शिक्षा व्यक्तियों के द्वारा और व्यक्तियों के लिए की जाने वाली प्रक्रिया है। व्यक्तियों के द्वारा व्यक्तियों के लिए की जाने वाली प्रक्रिया है। यह एक सामाजिक प्रक्रिया है और इसको समाज के संपूर्ण स्वरूप और कार्यों से पृथक नहीं किया जा सकता। ठीक है, एक सामाजिक प्रक्रिया है और इसको समाज के संपूर्ण स्वरूप और कार्यों से पृथक नहीं किया जा सकता। ये यूलिच साहब की परिभाषा हमने देखी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और जॉन ड्यूई की परिभाषा जानने की कोशिश करते हैं। जॉन ड्यूई, जिनका नाम काफी ज्यादा प्रचलित है, आपने अगर निर्मितवाद पढ़ा हो तो वहां भी हमने जॉन ड्यूई को डिस्कस किया था। शिक्षा व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं का विकास है। ड्यूई साहब क्या कहते हैं? शिक्षा व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं का विकास है जिनके द्वारा वह अपने वातावरण पर नियंत्रण करने की क्षमता प्राप्त करता है तथा अपनी संभावनाओं को पूर्ण करता है। फिर से दोहराता हूं, उन सभी योग्यताओं का विकास है जिनके द्वारा व्यक्ति अपने वातावरण पर नियंत्रण करने की क्षमता प्राप्त करता है और अपनी सभी संभावनाओं को पूर्ण करता है। योग्यताओं का एक तरह से विकास है, यानी विकास देखिए जितनी भी परिभाषाएं हैं उनमें आया है। अंत में गांधी जी की परिभाषा, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क, आत्मा के सर्वोत्तम अंश की अभिव्यक्ति है। शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा के सर्वोत्तम अंश की अभिव्यक्ति क्या है? शिक्षा है। यह गांधी जी का कथन है। तो यहां तक हमने एक हल्का सा ब्यौरा लिया, शिक्षा के बारे में जानने की कोशिश की। अब आइए इस कड़ी में मनोविज्ञान को जानते हैं। पहले हमने शिक्षा को जाना, उसके बाद हम मनोविज्ञान को जानेंगे, फिर हम जानेंगे शिक्षा मनोविज्ञान को, और इसी तरह से एक समष्टि के रूप में हम इन चीजों को लेते हुए चलेंगे। तो अब आइए अगली यात्रा में चलते हैं, मनोविज्ञान के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मनोविज्ञान, एक शब्द मिलता है हमें मनोविज्ञान, यानी मन का विज्ञान, क्योंकि मनोविज्ञान नाम है। अब इस मन का विज्ञान नाम से मैंने जो एक छोटी सी इस शब्द की परिभाषा आपके सामने बताने की कोशिश करी, दरअसल ये परिभाषा ही इसकी उत्पत्ति और इसके नाम के पीछे के समूचे इतिहास को दर्शाती है। आज की तारीख में मनोविज्ञान को मन का विज्ञान नहीं कहा जा सकता। एक जमाने में कहते थे। कौन सा था वो जमाना, क्यों कहते थे, आइए चर्चा करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको दो फैक्ट्स याद रखने हैं। सबसे पहला फैक्ट कि ये शब्द दरअसल है PSYCHOLOGY, साइकोलॉजी, और जिस साइकोलॉजी का हिंदी ट्रांसलेशन, हिंदी रूपांतरण होता है मनोविज्ञान। ये साइकोलॉजी शब्द जो है साथियों, ये दो शब्दों से बना है, ग्रीक भाषा के दो शब्द। पहला है साइकी, PSYCHE, और दूसरा है लोगोस, LOGOS, लोगोस। लोगोस शब्द का अर्थ होता है अध्ययन करना या विवेचना करना। अध्ययन करना या फिर विवेचना, सिंपल सी बात है। लोगोस का मतलब या तो अध्ययन या विवेचना। जैसे बायोलॉजी पढ़ा होगा, सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं, एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, इन सब में एक लॉजी आता है। उस लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। तो असली गणित, असली खेल कहां है? इस साइकी शब्द में। क्यों है ये असली खेल? बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। एक जमाने में इस साइकोलॉजी को दर्शन शास्त्र का अंग माना जाता था। किसका?
प्रारंभ में यह दर्शन शास्त्र का अंग था। और उसी दौर में इस साइकी शब्द का अर्थ लगाया गया आत्मा। क्या लगाया गया दोस्तों? आत्मा। और उस लिहाज से मनोविज्ञान को क्या माना गया? एक ऐसा विषय जिसके जरिए आत्मा का अध्ययन किया जा सके। साथियों, मनोविज्ञान की उत्पत्ति की 4 महत्वपूर्ण अवस्थाएं हैं जो हमें पढ़नी है और इनसे जुड़ी हुई परिभाषाएं भी हमें देखनी है, क्योंकि अक्सर उस चीज से प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हैं जो पूछे जाते हैं। तो हम इस पूरी यात्रा को लिए चलते हैं उस अवस्था में जो मनोविज्ञान की उत्पत्ति की पहली अवस्था मानी जाती है, जिसके अंतर्गत इसे आत्मा का विज्ञान कहते थे। आत्मा का विज्ञान मतलब साइंस ऑफ सोल। साइकी का मतलब लगाया गया सोल। यह बात है 16वीं शताब्दी के आसपास की, और इस बात के एक तरह से कहें प्रामाणिकता के लिए जिन मनोवैज्ञानिकों के कथन को इस्तेमाल किया गया वो प्रमुख दर्शन शास्त्री थे, जिनमें अरस्तु का नाम प्रमुख होता है, प्लेटो का नाम प्रमुख होता है। कई जगह हमें देकार्ते का नाम भी मिलता है, लेकिन हमारी जो राजस्थान बोर्ड की किताब है, मनोविज्ञान की किताब है, उसके अंदर जो पहला चैप्टर है जिसमें मनोविज्ञान के इतिहास की बात कही गई है, उसमें अरस्तु और प्लेटो का ही नाम दिया गया है। इसीलिए मैं इन दोनों का नाम आप लोगों के बीच में ले रहा हूं। अब ये लोग क्या मानते थे कि साइकी का मतलब होता है आत्मा, लेकिन कालांतर में इस मत को खारिज किया गया। क्यों? क्योंकि जब इस मत के ऊपर प्रश्न उठने शुरू हुए तो यह जानने की कोशिश की गई कि आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा का रंग क्या है, आत्मा का आकार क्या है। अब आत्मा तो एक तरह का अमूर्त सा संप्रत्यय है जिसको परिभाषित ही नहीं किया जा सकता। तो जब इसको परिभाषित ही नहीं किया जा सकता तो इस मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान नहीं मानना चाहिए, और इसलिए बाद में इस परिभाषा को खारिज कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। यहां से हमें हमारी परीक्षा के लिए कौन से फैक्ट्स याद रखने हैं कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति की प्रथम अवस्था में इसे आत्मा का विज्ञान माना गया, और इसके लिए जिन लोगों का मत प्रमुख था उसमें अरस्तु और प्लेटो का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में आता है। आत्मा के बाद बात आई मन या मस्तिष्क के विज्ञान की। यह दूसरी अवस्था थी। तब कहा गया कि नहीं, यह मन का विज्ञान है। मन या मस्तिष्क, कई पुस्तकों में हिंदी में इसे मन लिखा जाता है, कई पुस्तकों में हिंदी में मस्तिष्क, लेकिन इंग्लिश में इसे कहते हैं साइंस ऑफ माइंड, मस्तिष्क। इस मन या मस्तिष्क के विज्ञान की जब हम बात करते हैं, और जिस मनोवैज्ञानिक को इसके लिए सबसे ज्यादा चर्चा में रखा जाता है, उसमें पोम्पोनाजी का नाम प्रमुख होता है जो इटली से थे। उसके अलावा जॉन लॉक और लेबनीज। जॉन लॉक वही टेबुला रासा वाले जॉन लॉक और लेबनीज, उनका मत, पोम्पोनाजी का मत, यह बात मानने में प्रमुख रोल निभाता है कि मनोविज्ञान की दूसरी अवस्था यानी मन या मस्तिष्क का विज्ञान। लेकिन मन मस्तिष्क का जो स्वरूप था वह अनिश्चित था, और मन और मस्तिष्क के स्वरूप के अनिश्चित रहने के कारण इस परिभाषा को भी अस्वीकार कर दिया गया। यहां हमारी परीक्षा के लिए जो दूसरा प्रमुख फैक्ट हमें याद करना है वो ये कि दूसरी अवस्था जो मनोविज्ञान की थी उसमें इसे मन की अवस्था माना गया था। आइए आगे बढ़ते हैं, तीसरी अवस्था की बात करते हैं, जिसे कहा गया साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का विज्ञान। और चेतना के विज्ञान को लेकर जिन लोगों का मत प्रमुख रखा जाता है उसमें वाइल्स हैं, जेम्स हैं, विलियम जेम्स हैं, वाइल्स, विलियम जेम्स, विलहेल्म वुंट वही जिन्होंने पहली लिप्जिंग में लैब स्थापित की थी। उसके अलावा जेम्स सली का भी नाम प्रमुख होता है।
इस संदर्भ में विलियम जेम्स ने 1890 में एक पुस्तक का प्रकाशन किया जिस पुस्तक का नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। और प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक में उन्होंने चेतना के विज्ञान के नाम से अपनी बात को स्पष्ट किया। यहां मैं एक बात पुनः स्पष्ट कर दूं कि प्रश्न ऐसे भी पूछा गया है एक बार कि प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन हैं, और प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक होते हैं विलियम जेम्स। 1890 में चेतना की अवस्था, तीसरी अवस्था जो मनोविज्ञान की उत्पत्ति की थी, उसे मानने वाले एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक। आगे बात करते हैं तीसरी अवस्था में एक विषय जो चेतना की अवस्था का अपने उसी रूप में वर्णन और व्याख्या करता है, ऐसा विषय इसे माना गया। कैसा विषय माना गया? जो चेतना की अवस्था का अपने उसी रूप में वर्णन और व्याख्या करता है। इस संदर्भ में विल्हेल्म वुंट और ब्रैडफोर्ड टिचनर का सहयोग मिला। विल्हेल्म वुंट और ब्रैडफोर्ड टिचनर ने 1879 में जर्मनी के, ये फैक्ट याद रखिएगा, ये काफी बार परीक्षा में पूछा गया है, जर्मनी के लिप्जिंग शहर में, जो जहां पर उस वक्त कॉर्नेल यूनिवर्सिटी थी, वहां पर प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला का निर्माण किया। मनोविज्ञान की प्रयोगशाला, विल्हेल्म वुंट और ब्रैडफोर्ड टिचनर का सहयोग इसमें मिला। प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला का इन्होंने निर्माण किया। यहां पर एक चीज और आप याद रखिएगा कि चेतना और मन के बीच की जो एक तरह से कह सकते हैं दीवार थी, जो डिमार्केशन था, जो अंतर था, चेतना को मन से अलग करने वाले जो वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे पहले, वो ब्रैडफोर्ड टिचनर ही थे। टिचनर ने ही, ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि वो कौन से मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने चेतना को मन से अलग किया, वो टिचनर थे। ठीक है, तीसरी अवस्था साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, ये मनोविज्ञान की तीसरी अवस्था है उत्पत्ति की। मनोविज्ञान का कार्य चेतना की अवस्था में वर्णन और व्याख्या करना है, और इस कार्य में अंतःदर्शन विधि को उपयोग में लिया जाता है। ब्रैडफोर्ड टिचनर और विल्हेल्म वुंट ने जो अपनी प्रयोगशाला स्थापित की थी, मनोविज्ञान की प्रयोगशाला, उस मनोविज्ञान की प्रयोगशाला में इंटरोस्पेक्शन यानी अंतर्दर्शन, या इसको कई किताबों में अंतर्निरीक्षण भी लिखा गया है, उसकी मदद से ये अपने अध्ययन को किया करते थे, अध्ययन को आगे ले जाया करते थे। तो इंटरोस्पेक्शन, हम जब स्ट्रक्चरिज्म पढ़ेंगे तब इस पे और डिटेल में डिस्कस करेंगे, जब मनोविज्ञान के संप्रदाय पढ़ेंगे तब। ठीक है, मनोविज्ञान का कार्य चेतना की अवस्था में वर्णन और व्याख्या करना है, और इस कार्य में अंतर्दर्शन विधि को उपयोग में लिया जाता है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि चेतना एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। चेतना एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, अचेतन के अनुभव इसमें शामिल नहीं थे। अचेतन की इसके अंदर बात नहीं हुई, पूर्व चेतन की इसमें बात नहीं हुई, केवल चेतन के अनुभवों की बात कर रहा है। यानी कि ये जो परिभाषा है, ये पूरी तरह इसलिए स्पष्ट नहीं है क्योंकि ये अधूरी बात कर रही थी, और इसी कारण इस परिभाषा को साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस को भी नकार दिया गया। साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, इसे भी नकार दिया गया। अंत में हम 20वीं सदी तक पहुंचते हैं, और वहां पर चौथी अवस्था हमें देखने को मिलती है, जिसको हम कहते हैं साइंस ऑफ बिहेवियर। व्यवहार का विज्ञान। और व्यवहार के विज्ञान को लेकर जो पहला सटीक प्रयास किया गया, वो प्रयास था विलियम मैकडूगल का। विलियम मैकडूगल वही जिन्होंने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया है। विलियम मैकडूगल ने अपनी बात की पुष्टि के लिए एक पुस्तक का लेखन किया। 1908 में वो पुस्तक आई थी। इस पुस्तक का नाम भी पूछा जाता है। इस पुस्तक का नाम था इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी।
इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी 1908 में आई हुई पुस्तक विलियम मैकडूगल की, और 1908 में आई हुई इसी पुस्तक के अंदर सबसे पहले मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित करने की चेष्टा की गई विलियम मैकडूगल द्वारा। लेकिन अभी और भी इसमें रिसर्च होनी बाकी थी। उन्होंने आगे एक और पुस्तक का लेखन किया विलियम मैकडूगल ने, जिस पुस्तक का नाम था आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की रूपरेखा। यह पुस्तक भी विलियम मैकडूगल की ही लिखी हुई है। विलियम, अब आप देख सकते हो कि मैंने जब स्टार्टिंग में कहा था कि कुछ फैक्ट्स हैं वो आपको याद रखने हैं, अब सिर्फ फैक्ट्स वाली ही चीजें हैं जो हमें समझनी है। यह कहती है मनोविज्ञान एक विज्ञान है जिसका उद्देश्य सभी प्रकार से किसी प्राणी के व्यवहार का नियंत्रण करने और उसे अच्छी तरह से समझने में सहायता प्रदान करता है। मनोविज्ञान एक विज्ञान है, एक ऐसी साइंस है जिसका उद्देश्य सभी प्रकार से किसी प्राणी के व्यवहार का नियंत्रण करने और उसे अच्छी तरह से समझने में सहायता प्रदान करता है। इस दौर में कुछ रिसर्च चल ही रही थी 20वीं शताब्दी में कि वाल्टर बोयर्स और पिल्सबरी ने भी अपनी पुस्तक में मनोविज्ञान के व्यवहार से संबंधित मूल तत्वों की बात की। मनोविज्ञान से व्यवहार से संबंधित मूल तत्वों की बात की। सन 1913 के लगभग पहुंचते हैं और वहां पे मनोविज्ञान की अवस्था ही नहीं बल्कि मनोविज्ञान के संप्रदाय के रूप में भी, मनोविज्ञान के एक बेहद महत्वपूर्ण स्कूल के रूप में भी व्यवहार को स्थापित किया गया, और उसका श्रेय जाता है जॉन ब्रॉडन वॉटसन, जेबी वॉटसन, जिन्होंने 1913 में व्यवहारवाद की नींव रखी, जिन्हें व्यवहारवाद का जनक भी कहते हैं, और उन्होंने समस्त प्राणियों में व्यवहार के अध्ययन को सम्मिलित किया। इन्होंने कहा जब व्यवहार का अध्ययन हो तो समस्त प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन हो, और यहां पर ये दो नाम हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, पहला विलियम मैकडूगल का और दूसरा हमें याद रखना है किसका, जेबी वॉटसन का। ये वो लोग हैं जिन्होंने मनोविज्ञान की चौथी अवस्था की बात की। अब आइए मनोविज्ञान की इन चारों अवस्थाओं को, हमने जो उत्पत्ति की अवस्थाएं देखी, अब हम मनोविज्ञान से संबंधित कुछ परिभाषाओं को जान लेते हैं। इसमें वुडवर्थ की यह परिभाषा बड़ी महत्वपूर्ण है। ये फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दोनों में एक बार पूछी जा चुकी है। सेकंड ग्रेड का तो मुझे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद 2016 में ही ये क्वेश्चन आया था इसका। ठीक है, आइए क्या पूछा था, सीधी सीधी परिभाषा लिख दी और पूछा कि यह परिभाषा किसने दी है। क्या कि सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, क्योंकि शुरुआत में इसे आत्मा का विज्ञान माना जाता था, त्याग दिया उसे। उसके बाद इसने मन का त्याग किया, या मस्तिष्क भी कह सकते हो, फिर इसने चेतना का त्याग किया, और अब ये व्यवहार की विधि को अपनाता है। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो आप एक तरह से याद रख सकते हैं AMCV। AMCV से आप याद रखोगे तो याद रहेगा आत्मा, मन, चेतना, व्यवहार, आपको याद रह जाएगी चीजें। आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया, और अब ये व्यवहार की विधि को अपनाता है। वही यात्रा जो हमने अभी अभी पूरी की है मनोविज्ञान की अवस्थाओं की उत्पत्ति को समझने की, और उसको लेकर वुडवर्थ का यह कथन अक्सर पूछा जाता है। इस कथन को आपको याद रखना है। मनोविज्ञान को लेकर वाटसन का कथन, जेबी वाटसन जो व्यवहारवाद से जुड़े हुए थे, व्यवहारवाद को लेकर उन्होंने क्या बात कही, उन्होंने कहा मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, यह बात कही है जेबी वाटसन ने। स्किनर क्या कहते हैं? स्किनर कहते हैं मनोविज्ञान जीवन की सभी प्रकार की परिस्थितियों में प्राणी की प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। प्रक्रियाओं अथवा व्यवहार का तात्पर्य है प्राणी की सब प्रकार की गतिविधियां, समायोजनाएं, क्रियाएं और अभिव्यक्तियां। फिर से दोहरा देता हूं इस परिभाषा को। मनोविज्ञान जीवन की सभी प्रकार की परिस्थितियों में प्राणी की प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। हर परिस्थिति में आप देखिए, हम जब मनोविज्ञान को पढ़ते हैं तो हम क्या क्या पढ़ते हैं? हम बाल्यावस्था को पढ़ते हैं, हम पूर्व बाल्यावस्था को पढ़ते हैं, हम किशोरावस्था को पढ़ते हैं। चलिए, हमारे डिस्कोर्स में किशोरावस्था तक है, लेकिन जो मनोवैज्ञानिक हैं वो तो युवावस्था को भी वैसे ही पढ़ते हैं, प्रौढ़ावस्था को भी वैसे ही पढ़ते हैं, वृद्धावस्था को वैसे पढ़ते हैं, वैसे ही गर्भावस्था को पढ़ते हैं। तो हर प्रकार की परिस्थितियों में मानव के व्यवहार का अध्ययन करना, और उसमें उसके द्वारा की गई गतिविधियां, किस प्रकार के समायोजन की गतिविधियां वो करता है। समायोजन हम पढ़ चुके हैं, समायोजन में प्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष है, ये सारी चीजें, कौन कौन सी क्रियाएं व्यक्ति करता है और कैसे व्यक्ति अपने आप को अभिव्यक्त करता है, एक्सप्रेस करता है।
उसके बाद बोरिंग, लैंगफील्ड और वेल्ड का कथन है, ये कहते हैं कि मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। मनोविज्ञान कुछ और नहीं है बल्कि मानव की जो प्रकृति है, जो नेचर है मानव का, उसका अध्ययन है। इसीलिए हम शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति नाम से एक चैप्टर पूरा पढ़ते हैं, एक पूरा खंड पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति नाम से। गैरिसन का क्या कहना है? मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। देखो यहां तक जितने भी लोगों को हमने देखा, ये सब व्यवहारिक जो विधि को अपनाता है, चतुर्थ अवस्था है, उसी की बात कर रहे हैं सारे लोग। तो मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। उसके बाद आते हैं मन की परिभाषा में। मन कहते हैं आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। मन क्या कहते हैं? आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। पिल्सबरी की परिभाषा, पिल्सबरी जिनके बारे में हमने अभी अभी देखा था कि जिन्होंने मनोविज्ञान के तत्व के रूप में व्यवहार की बात कही थी, और मनोविज्ञान की सबसे संतोषजनक परिभाषा बताते हुए पिल्सबरी कहते हैं कि मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान की परिभाषा की जा सकती है। मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को परिभाषित किया जा सकता है। मनोविज्ञान की सबसे संतोषजनक परिभाषा मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में की जा सकती है। क्रो एंड क्रो की परिभाषा देखो। क्रो एंड क्रो की परिभाषा यह है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। व्यवहार भी है और संबंध भी है। मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। वहीं जेम्स की परिभाषा है कि मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा, विलियम जेम्स, वही विलियम जेम्स जिन्होंने 1890 में इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी पुस्तक लिखकर इसको चेतना का विज्ञान कहा था, और चेतना से लेकर ही जो उनकी पुष्टि है वो यहां देखने को मिलती है कि मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा चेतना के वर्णन और व्याख्या के रूप में की जा सकती है। मैं आपको सिर्फ ब्रीफ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं हमें उतना ही पढ़ना है जिससे हमारे परीक्षा से जुड़े हुए प्रश्न सही से हल हो जाएं। ठीक है, तो चेतना की बात कौन कर रहे हैं? विलियम जेम्स। वुडवर्थ का कथन देखते हैं, मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। वुडवर्थ की एक और परिभाषा है, ये वही परिभाषा है, दो बार टाइप हो गई है स्लाइड में। उसके बाद स्किनर की एक परिभाषा और है, मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का भी विज्ञान है और इसके साथ साथ अनुभव की भी इसमें बेहतरीन भूमिका रहती है। अब आइए, हमने इतनी बात अगर कर ली है तो अब हम मनोविज्ञान के संप्रदायों को जानने की कोशिश करते हैं। वो कौन कौन से महत्वपूर्ण संप्रदाय हैं मनोविज्ञान के जिनको हमें जानना चाहिए। संप्रदाय मीन्स स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, वो तमाम मनोविज्ञान से जुड़े हुए दृष्टांत जिन्होंने मनोविज्ञान के एक विशेष पक्ष का अध्ययन किया और उसी के आधार पर मनोविज्ञान को मानने की बात कही। आपको अगर याद हो तो मैंने कहा था जैसे अधिगम में एक व्यवहारवादी लोग हैं, ये बात करते हैं लर्निंग को सिर्फ एक व्यवहारिक व्यवस्था को के रूप में सीखने की, उद्दीपक अनुक्रिया की बात करते हैं, मानव को एक यांत्रिक रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। वहीं फिर गेस्टाल्टवादी आते हैं और गेस्टाल्टवादी अधिगम को कैसे देखते हैं? गेस्टाल्टवादी बात करते हैं किस रूप में? संज्ञानात्मक प्रक्रिया के रूप में। तो यहां पर हम मनोविज्ञान के जो महत्वपूर्ण कुछ संप्रदाय हैं उनकी चर्चा कर लेंगे। सबसे पहले आइए बात करते हैं संरचनावाद यानी कि स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म जिसके अंतर्गत जो पहले हमें जो जानना चाहिए वो है कि इसके प्रवर्तक कौन हैं। तो प्रवर्तक हैं विल्हेल्म वुंट व ब्रेडफोर्ड टिचनर। (1879) में, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है, जर्मनी के लिप्जिंग शहर में प्रथम
मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना। ये लोग क्या कहते थे कि मनोविज्ञान की विषय वस्तु चेतना का अध्ययन है। मनोविज्ञान की विषय वस्तु चेतना का अध्ययन है। टिचनर वो थे जिन्होंने चेतना को मन से अलग किया था और चेतना के इन्होंने 3 तत्व बताए। चेतना के कितने तत्व बताए, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रहने चाहिए चेतना के 3 तत्व कौन कौन से हैं। पहला है संवेदना, संवेदन जिसको हम कहते हैं सेंसेशन। दूसरा है इसके अंतर्गत भावना या फीलिंग, भाव जिसको हम कह सकते हैं फीलिंग। कई पुस्तकों में इसे अफेक्शन भी लिखा हुआ जाता है। और तीसरा और अंतिम तत्व जो इन्होंने बताया वो था प्रतिमा, प्रतिमा यानी कि इमेज। तो संवेदन यानी सेंसेशन, भाव यानी फीलिंग, प्रतिमा यानी कि इमेज, तो ये 3 चीजें इसके अंतर्गत हमने देखी। स्ट्रक्चरलिज्म, संरचनावाद। इसके बाद जिस मनोविज्ञान के संप्रदाय को हमें जानना है वो है प्रकार्यवाद, जिसको हम कहते हैं फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म, प्रकार्यवाद इस अर्थ में संरचनावाद से अलग है क्योंकि संरचनावाद बात करता था चेतना की, जबकि प्रकार्यवाद बात करता है कि चेतना कार्य कैसे करती है। आइए, प्रवर्तक आपको ध्यान ही है, सिर्फ हमें ये नाम याद करने हैं। मैं पुनः बता दूं, विलियम जेम्स, अभी अभी हमने ये नाम पढ़ा है कुछ ही देर पहले। और विलियम जेम्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी थी? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। चेतना कार्य कैसे करती है, इसी के ऊपर ये काम करते हैं। तो इन्होंने चेतना की कार्यात्मक उपयोगिता, फंक्शन पर बल दिया। चेतना की कार्यात्मक उपयोगिता पर बल दिया। इस संदर्भ में डीवी, एंजल व कार्र का नाम प्रमुख है। डीवी, एंजल और कार्र, ये नाम इसमें प्रमुख है। इसके बाद आते हैं व्यवहारवाद के ऊपर। प्रवर्तक का नाम याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट वही है, और एक पॉइंट कुछ ऐसा जो उस पूरे संप्रदाय को परिभाषित करता हो। तो व्यवहारवाद यानी कि बिहेवियरिज्म, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट
प्रवर्तक कौन है? जे बी वॉटसन। मनोविज्ञान की विषय वस्तु प्रेक्षणीय व्यवहार का अध्ययन है। जो मनुष्य का प्रेक्षणीय व्यवहार है उसका अध्ययन है। एक और पॉइंट है वो ये कि मनोविज्ञान वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव व प्रयोगात्मक विज्ञान है, एक्सपेरिमेंटल। विज्ञान है। उन्होंने इसके लिए 4 विधियां बताई हैं। वो 4 विधियां क्या हैं? प्रेक्षण, अनुबंधन, परीक्षण और शाब्दिक रिपोर्ट। परीक्षण और शाब्दिक रिपोर्ट। आइए आगे बढ़ते हैं और गेस्टाल्टिज्म के बारे में बात करते हैं। गेस्टाल्टिज्म के बारे में हमने अधिगम में जब कोहलर का सिद्धांत पढ़ा था तब भी बात की थी। गेस्टाल्टिज्म और गेस्टाल्टिज्म से संबंधित जो प्रवर्तक हैं इसके आप सभी जानते हैं, क्योंकि वहां हमने डिटेल में इसको डिस्कस कर लिया है। मैक्स वर्टहाइमर, जिन्हें हिंदी में जब हम उच्चारित करते हैं तो वर्दीमर लिखा करते हैं, मैक्स वर्दीमर। अन्य सह संस्थापकों में जिनके नाम आते हैं उसमें कोहलर व कोफ्का का नाम प्रमुख है। गेस्टाल्ट का अर्थ आप जानते हैं, व्यवस्थित समग्र या पूर्ण समग्र। समग्र और पूर्ण से अंश की विधि इसी के ऊपर आधारित है। पूर्ण से अंश। आपको अगर किसी के व्यवहार को समझना है, आपको अगर अध्ययन करना है, तो आपको पूर्ण को समझना पड़ेगा, होल टू पार्ट। अब ज्यादा डिटेल में इसको इसलिए नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि वो सारी चीजें हम पूरे एक वीडियो में गेस्टाल्टिज्म को कोहलर के सिद्धांत के समय डिस्कस कर चुके हैं। तो आपने जब नोट्स बनाए हैं तुरंत आप उसमें पलटिए और इन चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। आइए, गेस्टाल्टवाद के बाद जो विधि सबसे इंपॉर्टेंट आती है वो है साइको एनालिसिस। PSYCHOANALYSIS, साइको एनालिसिस, जिसके प्रवर्तक हैं सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड इसके प्रवर्तक हैं। उन्होंने मनुष्य के असामान्य व्यवहार का कारण अचेतन को बताया। अचेतन मस्तिष्क जो है हमारा, जिसके बारे में हमने समायोजन की युक्तियों में बात की है। अचेतन, अनकॉन्शियस, अचेतन है, और उसके अध्ययन की 3 विधियां इन्होंने बताई। उससे पहले एक और पॉइंट आप याद रखिएगा,
कि यह अज्ञात मन की चेष्टाओं का अध्ययन करता है। इसके लिए 3 विधियां इन्होंने बताई। 3, इस हेतु 3 प्रमुख विधियां हैं। जिसमें एक है मुक्त साहचर्य, जिसको फ्री एसोसिएशन भी कहते हैं, मुक्त साहचर्य। दूसरी विधि जो इसमें आती है, पहली है मुक्त साहचर्य, दूसरी है सपनों का विश्लेषण, सपनों का विश्लेषण, और तीसरी है सम्मोहन या हिप्नोसिस। तो ये मनोविश्लेषणवाद है जिसकी हमने बात कही। आइए एक और संप्रदाय के बारे में जानते हैं। इसे कहते हैं होलिस्टिक साइकोलॉजी। होलिस्टिक साइकोलॉजी ये कहता है कि व्यक्ति एक एकात्मक अवयव है और मानव एक पूर्ण व्यक्तित्व। एकात्मक अवयव का मतलब क्या होता है? एकात्मक अवयव का मतलब होता है यूनिटरी ऑर्गेनिज्म, और पूर्ण व्यक्तित्व का मतलब है होल पर्सनैलिटी। इसकी 2 शाखाएं हैं। पहली है, बस ये नाम याद रखने हैं, अवयववादी मनोविज्ञान। अवयववादी मनोविज्ञान, इसमें जो नाम आपको याद रखने हैं वो हैं एडोल्फ मेयर, कागहिल, और आपको याद रखना है गोल्डस्टीन का नाम। वहीं दूसरी जो शाखा है इसकी वो है व्यक्तित्ववादी मनोविज्ञान, जिसमें गॉर्डन आलपोर्ट का नाम आपको याद रखना है। अंतिम जो हम इसमें नाम पढ़ रहे हैं संप्रदायों में, वो है प्रयोजनवाद, जिसको पर्पजिविज्म भी कहते हैं, PURPOSIVISM। इसे हार्मोनिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें जिस व्यक्ति को प्रवर्तक के रूप में हम पढ़ते हैं वो हैं विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल, इसे प्रेरकीयवाद भी कहते हैं, जो कि हॉर्मिक नाम से जाना जाता है। हॉर्मिक एक ग्रीक शब्द हार्म से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है साथियों
प्रेरक, जिसका अर्थ होता है प्रेरक। और यह सिद्धांत मानता है कि व्यक्ति किसी प्रयोजन से प्रेरित होकर निश्चित व्यवहार करता है, निश्चित व्यवहार करता है। इस तरह एक मानवतावाद का भी नाम आता है, मानवतावादी, ह्यूमनिस्टिक, जिनके बारे में हमने कार्ल रॉजर्स के सिद्धांत में चर्चा की थी। कार्ल रॉजर्स ही उसके जनक हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण हमने मनोविज्ञान के संप्रदाय देखे, और इससे पहले हमने शिक्षा और मनोविज्ञान को समझने की कोशिश की। इस वीडियो में हम हमारी यात्रा को यहीं तक ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो होगी, उस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की और शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। नमस्कार।